फ्रेंड्स, वेलकम टू केएनई एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू जबान का आगाज व इर्तिका के बारे में बात करने वाले हैं, यानी बाब 1, जो आपका बीपीएससी टीआरई 3.0, एसटीईटी 2024, उसके बाद स्वच्छंदता परीक्षा 2024 और साथ ही आपका DSSB टीजीटी के लिए काम करेगा, जो बहुत ही अहम है। आप किसी भी किताब को जब तक डिटेल्स में नहीं पढ़ते हैं तो उसके बारे में आपको डिटेल्स में कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। इसलिए हम लोग सबसे पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। अगर आप केएनई एकेडमी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और आप इससे फायदा ले सके। आप अपने साथियों के बीच भी केएनई एकेडमी चैनल को जरूर शेयर कीजिए, जिससे वो भी साथी हमारे यहाँ से फायदा ले सके और जुड़ सके। अगर आप नोट्स चाहते हैं उर्दू अदब का तो आपको टेलीग्राम चैनल से में मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। आज चलते हैं, आज के वीडियो को देखते हैं हम लोग बाब 1 को, उर्दू जबान का आगाज व इर्तिका के बारे में समझते हैं। क्या है उर्दू जबान, आगाज और इर्तिका क्या है। सबसे पहले हम लोग उर्दू जबान का आगाज व इर्तिका के बारे में समझेंगे आज के वीडियो में। उसके बाद फिर कल इसी टाइम हम लोग इस बात से मुताल्लिक जो सवालात होंगे उन सभी सवालात के जवाबात को भी देखेंगे, सवालों को भी देखेंगे। उर्दू जबान क्या है, कब आई, किस तरह से उर्दू जबान का आगाज हुआ, उन सब चीजों को हम लोग इस बाब के अंदर पढ़ने वाले हैं। हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि उर्दू जबान का आगाज व इर्तिका किस तरह से हुआ है। आपको दिया गया है बाब 1 में, जबान समाजी जिंदगी में इजहार व तरसील का सबसे मुअस्सर जरिया है। जबान जो है जिंदगी में इजहार और तरसील का सबसे मुअस्सर जरिया है। जरूरियात जिंदगी ने जबान पैदा की। जबान किसने पैदा की है? जरूरियात जिंदगी ने जो है जबान को पैदा की है। जबान ने तहजीबी अमल को एक खास समत मुहैया की है। जबान जो है तहजीबी अमल को एक खास समत मुहैया की है। हर जोग्राफियाई इलाके में कोई ना कोई जबान जरूर परवान चढ़ी, यानी जोग्राफियाई इलाके में जो है कोई ना कोई जबान जरूर परवान चढ़ी। इसलिए एक ही मुल्क में कई जबानें और बोलियां वजूद में आई है। अब जो है जोग्राफियाई इलाके में जो है किसी न किसी तरह से कोई ना कोई जबान जरूर मौजूद है। जो मुल्क में किसी भी इलाके में किसी भी मुल्क में देखेंगे आप तो जबानें जो है बोलियां वजूद में आई है। हिंदुस्तान में छोटी बड़ी तकरीबन 600 जबानें बोली जाती है। कितनी? हिंदुस्तान के अंदर जो है तकरीबन छोटी बड़ी मिलाकर के जो जबानें हैं 600 जबानें बोली जाती है। चुनांचे हिंदुस्तान को जबानों का घर भी कहा जाता है। हिंदुस्तान को क्या कहा जाता है? जबानों का घर भी कहा जाता है। हिंदुस्तान को जो है जबानों का घर भी कहा जाता है। कोई भी जबान एकाएक वजूद में नहीं आती है। आप देखे होंगे कोई भी चीज जो है एकाएक वजूद में नहीं आता है, यानी बूंद बूंद से घड़ा भरा जाता है। उसी तरह से कोई भी चीज को एक एक करके एक एक कदम करके चलते हैं तब जाकर के वो वजूद में आती है। तो कोई भी चीज कोई भी जबान हो एकाएक वजूद में नहीं आती है। उसके बनने के पीछे सदियों का तारीखी और तहजीबी अमल कार फरमा होता है। अब कोई भी चीज जो है उसके बनने का जो पीछे का जो तारीख है, उसका जो तहजीबी अमल है, जो उसका कार फरमा होता है, वो सदियों का होता है। जब तक वो सदियों का तारीखी और तहजीबी अमल कार फरमा होता है। जिस तरह कोई तहजीब बेमेल नहीं होती, उसी तरह दुनिया की किसी जबान को बेमेल नहीं कहा जा सकता है। अब जो है जिस तरह से कोई तहजीब बेमेल नहीं होती है, उसी तरह से दुनिया की किसी जबान को हम बेमेल नहीं कह सकते हैं या नहीं कहा जा सकता है। उर्दू जबान भी मखलूत या मिली जुली जबान है। उर्दू जबान क्या है? उर्दू जबान भी जो है मखलूत या मिली जुली जबान है। दूसरी जबानों की तरह उर्दू जबान भी सदियों में बनी है और इसकी बनावट में कई बोलियों और जबानों ने हिस्सा लिया है। क्या है? दूसरी जबानों के तरह जो है उर्दू जबान भी सदियों में बनी है और इसकी बनावट में कई बोलियों और जबानों ने हिस्सा लिया है। उर्दू जबान के जो बनावट में जो है कई बोलियों और जबानों ने हिस्सा लिया हुआ है। 8वीं सदी ईस्वी से 10वीं और 11वीं सदी ईस्वी तक जो मुसलमान हिंदुस्तान आए, क्या है यहाँ पर दिया गया है आपको,
8वीं सदी ईस्वी से लेकर के 10वीं और 11वीं सदी ईस्वी तक जो मुसलमान हिंदुस्तान आए उनका ताल्लुक मुख्तलिफ इलाकों से था। अब जो है हिंदुस्तान, जो 8वीं हिंदुस्तान में मुसलमान आए थे 8वीं सदी से लेकर के 10वीं और 11वीं सदी तक के जो भी मुसलमान हिंदुस्तान आए थे उनका ताल्लुक मुख्तलिफ इलाकों से था। क्या था? उनका ताल्लुक जो है मुख्तलिफ इलाकों में से था। इनमें अरब, ईरानी, अफगानी और तुर्की थे। कौन थे? इनमें जो है अरब के लोग थे, ईरानी, अफगानी और तुर्की थे, जिनकी जबानें अलग अलग थी। क्या थी जिनकी जबानें बहुत ही अलग अलग, मुख्तलिफ लोगों थे तो मुख्तलिफ जबानें होंगे। एक ही मजहब के पैरोकार होने के बावजूद फिक्र ख्याल और आदाब जिंदगी के लिहाज से इनमें काफी फर्क था। मजहब तो एक ही था, लेकिन उनका जो पैरोकार, मजहब को मानने के लोग सब एक ही थे, उसके बावजूद भी जो है उनके सोचने का जो ख्यालात है, वो आदाब जिंदगी जो है उनके लिहाज से उनमें काफी फर्क था। उनके बोलने के तरीका जो है उसमें भी काफी फर्क था। मुसलमानों की आमद के वक्त यहाँ प्राकृत जबानें बोली जाती थी। जब तक मुसलमान हिंदुस्तान नहीं आए थे तब तक यहाँ पर जो है प्राकृत जबानें बोली जाती थी। कहाँ पर? हिंदुस्तान में। मुसलमानों की आमद के वक्त यहाँ पर, यानी मुसलमान जब आए थे उस वक्त क्या प्राकृत जबानें बोली जाती थी। संस्कृत आला तबका तक महदूद हो गई थी। संस्कृत जबान जो है आला यानी ऊंचे दर्जात के जो तबके लोग हैं वहां तक मौजूद हो गई थी। प्राकृतों ने अवामी मेल जोल की जबान का दर्जा हासिल कर लिया था। प्राकृत जबान जो है अवामी मेल जोल की जबान का दर्जा हासिल कर लिया था, यानी जो मिलने का जो तरीका है, एक दूसरे के बीच जो मिलने का जरिया बन गया था। प्राकृत जबान जो है अवामी मेल जोल का जो है जबान का दर्जा हासिल कर चुका था। यहाँ ये बताना जरूरी है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो प्राकृतिक मकामी बोलियों के तौर पर राइज थे, उन्होंने आगे चलकर एक या एक से ज्यादा मुस्तकिल जबान की शक्ल इख्तियार की। उन्हीं में एक उर्दू भी है। अब जो है ये क्या है कि उन्होंने आगे चलकर एक या एक से ज्यादा मुस्तकिल जबानों की शक्ल इख्तियार की। किसने? प्राकृत जबान जो है प्राकृत मकामी बोलियों के तौर पर राइज आया था, और उन्होंने यानी प्राकृत जबानों ने ही जो है आगे चल करके एक या एक से ज्यादा मुस्तहकिम जबानों की शक्ल इख्तियार की। उन्हीं में से एक क्या है? उर्दू। अब प्राकृत जबान जो है एक से ज्यादा शक्ल को इख्तियार करने के बाद जो है उन्हीं में से एक उर्दू जबान को भी माना जाता है। दुनिया की जबानों का सबसे बड़ा खानदान हिंद यूरोपीय खानदान है। क्या है? दुनिया की जबानों का सबसे बड़ा जो खानदान है हिंद यूरोपीय खानदान है। हिंद यूरोपीय खानदान क्या है? दुनिया की जबानों का सबसे बड़ा खानदान है। उसी हिंद यूरोपीय खानदान की एक मशरकी शाख हिंद आर्याई कहलाती है। हिंद आर्याई क्या कहलाती है? यूरोपीय खानदान की एक मशरकी शाख है। यूरोपीय खानदान की एक मशरकी शाख क्या है? हिंद आर्याई कहलाती है, जो है हिंद आर्याई। हिंद आर्याई की इर्तिकाई शक्ल जदीद हिंद आर्याई जबानें कहलाए। क्या कहलाए? हिंद आर्या की जो है इर्तिकाई शक्ल जदीद हिंद आर्याई जबानें कहलाई, जिनमें से एक उर्दू भी है। अब उर्दू जो है इनमें से एक उर्दू भी है। हिंद आर्याई जबानों के मुख्तलिफ अहद को दर्ज झेल फ्लो चार्ट की सूरत में पेश किया गया। फ्लो चार्ट की सूरत में किसको पेश किया गया? हिंद आर्याई जबानों के मुख्तलिफ अहद को दर्ज झेल जो है फ्लो चार्ट की सूरत में पेश किया गया था। अब आगे क्या दिया गया है? आगे है आपको कदीम हिंद आर्याई। क्या है? कदीम हिंद आर्याई दिया गया है आपको। कदीम हिंद आर्याई जो 1500 कब्ल मसीह से 500 तक, क्या 1500 कब्ल मसीह, काफ मीम का जो मतलब है आपका कब्ल मसीह है। क्या है? कब्ल मसीह है। काफ मीम का जो मतलब है कब्ल मसीह, जिसे हम लोग बीसी बोलते हैं। क्या हिंदी में बीसी बोलते हैं? कब्ल मसीह यानी 1500 कब्ल मसीह से लेकर के 500 तक कदीम हिंद आर्याई। कदीम हिंद आर्याई कब से कब तक? 1500 कब्ल मसीह से लेकर के 500 तक। वस्ती हिंदी आर्याई जो है 500 कब्ल मसीह से लेकर के 600 ईस्वी तक। 600 ईस्वी तक कौन है? वस्ती हिंद आर्याई 500 कब्ल मसीह से लेकर के 600 ईस्वी तक है। पुराकृतियों का जमाना था। क्या था? यहाँ पर पुराकृतियों का जमाना था, जो 500 कब्ल मसीह से लेकर के 600 ईस्वी तक था, वह पुराकृतियों का जमाना था। अब आगे इसके आगे आपको दिया गया है इसमें जदीद हिंद आर्याई। जदीद हिंद आर्याई जो है आपको 600 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। क्या? जदीद हिंद आर्याई जो है
600 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक अपभ्रंशों का जमाना था इसमें। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे आपको दिया गया है वैदिक संस्कृत हिंद आर्याई की इब्तदाई शक्ल। अब जो है वैदिक संस्कृत हिंद आर्याई की इब्तदाई जो शक्ल हुआ वो कहां से हुआ उसको देखते हैं हम लोग। उसको देखते हुए अब हम लोग बात करते हैं। इसमें है आपको क्लासिकी संस्कृत। सबसे पहले आपको हिंद आर्याई की इब्तदाई शक्ल किस तरह से हुआ है? क्लासिकी संस्कृत से हुआ है। किससे? क्लासिकी संस्कृत से। उसके बाद आपको प्राकृतिक यानी कुदरती जबानें, क्या प्राकृतिक जबानें यानी कुदरती जबानें हैं। इसमें जो पशाजी, अर्ध मागधी, मागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री, क्या है इसमें से आपको 5 दिया गया है। 1 2 3 4 और 5 दिया गया है, जो है पशाजी, उर्दू, अर्ध मागधी, मागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री। अब शौरसेनी में जो है आपको शौरसेनी अपभ्रंश दिया गया है। अब उसमें फिर आपको मगरबी हिंदी दिया गया है। क्या दिया गया है? मगरबी हिंदी दिया गया है, जिसमें खड़ी बोली, बांकर और हरियाणी, बर्ज, बंदीली और कनौजी बोला जाता है। अब खड़ी बोली में जो है उर्दू हिंदी को शामिल किया गया है। खड़ी बोली में किसको शामिल किया गया है? उर्दू और हिंदी को शामिल किया, 2 जबानों को शामिल किया गया है। उर्दू और हिंदी को शामिल किया गया है। अब आगे देखते हैं, जो आपका इसमें था कदीम आर्याई जो है यानी हिंद आर्याई की इब्तदाई शक्ल आपका ये रहा क्लासिकी संस्कृत। और कदीम आर्याई जो है आपको 1500 कब्ल मसीह से लेकर के 500 तक रहा है। और क्लासिकी संस्कृत आपका जो है हिंद आर्याई की इब्तदाई शक्ल है। प्राकृतिक कुदरती जबानें हैं, जिसमें पशाजी, अर्ध मागधी, मागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री है। उसके बाद शौरसेनी में आपको शौरसेनी अपभ्रंश है। उसके बाद शौरसेनी में आपको अब वर्णश से लेकर के मगरबी हिंदी है। मगरबी हिंदी में आपको खड़ी बोली, बांगर और हरियाणी है। बर्ज, बंदेली, कनौजी है। और खड़ी बोली में फिर आपको 2 जबानें हैं, उर्दू और हिंदी। उर्दू और हिंदी किस में है? खड़ी बोली में है। उर्दू और हिंदी को किस में शामिल किया गया है? खड़ी बोली में शामिल किया गया है। अब फिर हम लोग डिटेल्स में देखते हैं इन सब चीजों को। कदीम हिंद आर्याई को वैदिक और क्लासिक संस्कृत के नामों से मौसम किया जाता है। कदीम हिंद आर्याई को किसके नाम से मौसम किया जाता है? वैदिक और क्लासिक संस्कृत के नामों से। किस नामों से? वैदिक और क्लासिक संस्कृत के नामों से मौसम किया जाता है। वस्ती हिंद आर्याई जबानों को प्राकृत के जेल में लिया जाता है। किसमें? वस्ती और हिंद आर्याई जबानों को किसमें लिया जाता है? प्राकृत के जेल में लिया जाता है, जिनमें एक शौरसेनी भी थी। शौरसेनी किसमें थी? जिनमें से एक शौरसेनी भी थी, जो वस्ती हिंद आर्याई जबानों का प्राकृत जो जेल में लिया जाता है उनमें से एक शौरसेनी भी शामिल था। शौरसेनी प्राकृत से शौरसेनी अपभ्रंश वजूद में आई। अब जो है शौरसेनी प्राकृत से शौरसेनी अपभ्रंश वजूद में आई और इससे मगरबी हिंदी निकली है। क्या है? मगरबी हिंदी किससे निकली है? अपभ्रंश वजूद से निकली है, यानी शौरसेनी से जो है मगरबी हिंदी निकली है। इस मगरबी हिंदी से जो जबानें और बोलियां पैदा हुई है उनमें एक खड़ी बोली है। अब जो है क्या बोल रहा है? मगरबी हिंदी से जो जबानें और बोलियां पैदा हुई है, यहाँ पर था मगरबी हिंदी से जो जबानें और बोलियां पैदा हुई है, आपको यहाँ पर दिया गया मगरबी हिंदी। मगरबी हिंदी से जो जबानें और बोलियां पैदा हुई है उसमें से खड़ी बोली, बांगर व हरियाणी, बर्ज, बंदेली, कनौजी है। अब उनमें से खड़ी बोली भी एक क्या है? जबान है। इसमें है आपको उसमें से एक खड़ी बोली जबान भी है। उनमें से एक खड़ी बोली भी है, जो उर्दू और हिंदी दोनों का सरचश्मा है। हिंदी और उर्दू दोनों का जो सरचश्मा है क्या है? उस दोनों का सरचश्मा खड़ी बोली है। क्या है? दोनों का सरचश्मा खड़ी बोली है। हर जबान का एक रस्म खत होता है। अब हर जबान का क्या होता है? एक रस्म खत होता है, यानी लिपि भी होता है। रस्मुल खत कहते हैं लिपि को, रस्मुल खत, लिपि को कहते हैं रस्मुल खत। तो हर जबान का एक रस्म खत होता है। ज्यादातर जदीद जबानों के रस्म खत दूसरी जबानों से माखूज हैं। अब नए नए जो जबान है उसका रस्म खत क्या है? दूसरी जबानों से माखूज किया जाता है, दूसरी जबानों से लिया जाता है। जैसे उर्दू ने अरबी व फारसी, उर्दू जबान जो है अरबी व फारसी रस्म खत, हिंदी ने नागरी और यूरोपीय जबानों ने रोमन रस्म खत इख्तियार किया है। अब हिंदी ने जो है नागरी और यूरोपीय जबानों ने रोमन रस्म खत इख्तियार किया और उर्दू जो जबान है अरबी व फारसी रस्म खत को इख्तियार किया है। क्या है? उर्दू ने
अरबी व फारसी रस्म खत को इख्तियार किया है। हिंदी ने नागरी और यूरोपीय जबान ने रोमन रस्म खत को इख्तियार किया था। यूरोपीय जबानों ने किसमें? रोमन रस्म खत को इख्तियार किया था। इसी तरह वो जबान जिंदा कहलाती है। क्या कहलाती है? इसी तरह से वो जबान जो है जिंदा कहलाती है, जो दूसरी बोलियों और जबानों के अल्फाज कबूल करती रहती है। जो क्या है? दूसरी बोलियों और जबानों के अल्फाजों को क्या है? कबूल करते रहती है, उनको इख्तियार करते रहती है। उर्दू एक ऐसी ही जबान है जिसमें अफ़आल और उनको बरतने और बदलने के जो तरीके हिंदुस्तानी में है। क्या है? उर्दू एक ऐसी जबान है जो है जिसमें अफ़आल और उनको बरतने और बदलने के जो तरीके हैं वो सब क्या है? हिंदुस्तानी है। उर्दू तरीके को बदलने और बरतने के तरीके क्या हैं? वो हिंदुस्तानी है। अरबी, फारसी और तुर्की के इन अल्फाज की तादाद ज्यादा है जो हिंदुस्तान की दूसरी जबानों में भी राइज है। अब जो है अरबी, फारसी और तुर्की के अल्फाज जो है इनकी तादाद जो है ज्यादा है, जो हिंदुस्तान की दूसरी जबानों में भी क्या है? राइज हैं, और जो अवाम में भी रोजमर्रा की हैसियत रखते हैं। अवाम में क्या है? जो रोजमर्रा की हैसियत को रखते हैं। दूसरी जबानों से मुराद क्या है? अब दूसरी जबानों से हम लोग क्या मुराद समझते हैं? मुराद है पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, मराठी, गुजराती और बंगाली हैं। पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, सराइकी और पश्तो का रस्म खत उर्दू से मिलता जुलता है। क्या है? पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी और सराइकी और पश्तो का रस्म खत उर्दू से क्या है? मिलता जुलता है। पंजाबी जो है गोरे मखी में भी लिखी जाती है। पंजाबी को किस में लिखे जाते हैं? गोरे मखी में भी लिखा जाता है। रस्म खत के फर्क के बावजूद उर्दू और हिंदी के कवायद के असूल तकरीबन एक जैसे हैं। रस्म खत तो अलग अलग है, इसके बावजूद भी जो है उर्दू और हिंदी के कवायद के असूल जो है, उनका जो रूल और रेगुलेशन है, तकरीबन एक ही जैसे हैं। किसके? उर्दू और हिंदी के जो कवायद, व्याकरण, ग्रामर जो है वो एक ही तरह से है तकरीबन। रस्म खत में जो फर्क है, लेकिन उनका जो असूल है, जो कवायद है, जो उनका कानून है, वो जो है उर्दू और हिंदी का तकरीबन एक जैसे ही आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए दोनों जबानें आपस में बहनें कहलाती है। अब आपस में कौन सी जबानें बहनें कहलाती हैं आपको देखेंगे। दोनों जबानें आपस में बहनें कहलाती हैं। कौन? उर्दू और हिंदी जो है, ये दोनों जबानें आपस में क्या है? बहनें कहलाती है। ये सवाल भी अक्सर किया जाता है कि उर्दू हिंदुस्तान के किस इलाके में पैदा हुई है। अब आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सवाल भी अक्सर हम लोग समझते हैं कि उर्दू जो है हिंदुस्तान के किस इलाके में पैदा हुई है। तो जबान के बाज माहिरीन का ख्याल है कि उसने पंजाब में जन्म लिया। क्या? जबान के जो बाज माहिरीन है, उनका जो ख्याल है, उनका जो कहना है कि उर्दू जो है पंजाब में जन्म लिया, क्योंकि जब दिल्ली के इर्द गिर्द उर्दू अपनी शक्ल बना रही थी, यानी दिल्ली के इर्द गिर्द उर्दू जो है अपनी शक्ल बना रही थी, उसी जमाने में पंजाबी जबान भी बन रही थी। क्या है? उसी जमाने में जो है पंजाबी जबान भी बन रही थी। कब? जब दिल्ली के इर्द गिर्द जो है पंजाब में जन्म लिया गया था उर्दू को, यानी उर्दू जबान जो है, बाज माहिरीन का ख्याल है कि उसने पंजाब में जन्म लिया, क्योंकि जब दिल्ली के इर्द गिर्द उर्दू जो है अपनी शक्ल इख्तियार कर रही थी, अपनी शक्ल बना रही थी, उसी समय जो है, उसी वक्त जो है पंजाबी जबान भी बन रही थी। बाज लोगों का असरार है कि उर्दू दक्कन में पैदा हुआ। बाज लोगों का कहना है कि उर्दू जो है दक्कन में पैदा हुआ। एक ख्याल शायद इसलिए पैदा हुआ कि उर्दू का कदीम मजहबी और अदबी सरमाया दक्कनी में मिलता है। ये जबान किस लिए पैदा हुआ है? शायद इसलिए पैदा हुआ होगा कि उर्दू का जो कदीम मजहबी और अदबी सरमाया है दक्कनी में मिलता है। पहले यह ख्याल भी आम था कि उर्दू बर्ज भाषा से निकली है। उर्दू किस भाषा से निकली है? बर्ज भाषा से निकली है। कब ये ख्याल था? पहले ये ख्याल था कि आम में जो है, पहले ये ख्याल भी आम था, यानी ये ख्याल जो है आम था कि उर्दू बर्ज भाषा से निकली है। उर्दू किस भाषा से निकली है? बर्ज भाषा से निकली है। अब लिसानियात के जो बेशतर माहिरीन का फैसला ये है कि उर्दू दिल्ली और उसके कर्ब जवार के इलाकों में बोली जाने वाली खड़ी बोली से निकली है। यानी जो है लिसानियात के बेशतर माहिरीन का फैसला ये हुआ है कि उर्दू दिल्ली और उसके कर्ब जवार के इलाकों में बोली जाने वाली खड़ी बोली से निकली है। अब ये लोग क्या कह रहे हैं? लिसानियात के माहिरीन, जो बेशतर माहिरीन है, उसने फैसला किया है उर्दू दिल्ली और उसके कर्ब जवार के इलाकों में बोली जाने वाली खड़ी बोली से निकली है।
पंजाब से दिल्ली की ना सिर्फ ये हदें मिलती हैं, बल्कि दिल्ली का पंजाब वालों से और पंजाब से दिल्ली वालों का घर आंगन का रिश्ता है। ये क्या कह रहे हैं, पंजाब से दिल्ली की ना सिर्फ एक हदें मिलती है, बल्कि दिल्ली और पंजाब वालों का जो रिश्ता है वो क्या है, घर आंगन का रिश्ता है। किस तरह का रिश्ता, घर आंगन का रिश्ता है पंजाब और दिल्ली वालों का। खड़ी बोली का दूसरी बोलियों से भी मेल जोल था। खड़ी बोली का जो है दूसरी बोलियों से भी मेल जोल था, जैसे कश्मीरी हो गया, आपका ऊपर बयान किया गया है। ये असर पंजाबी में भी देखा जा सकता है। अब पंजाबी में जो है खड़ी बोली का भी असर देखा जा सकता है, अक्सर तौर पर हम लोग देखते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी के बाद, यानी अलाउद्दीन खिलजी के बाद 1337 में जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्कन की तरफ कूच किया और दौलताबाद को दारुल सल्तनत बनाया, तब बड़ी तादाद में आबादियां भी मुंतकिल हुई। अब अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो है 1337 में जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्कन की तरफ कूच किया और दौलताबाद को दारुल सल्तनत बनाया, दौलताबाद को क्या किया, दारुल सल्तनत बनाया, तब बड़ी तादाद में आबादियां क्या है, मुंतकिल हो गई। बड़ी तादाद में आबादियां क्या हो गई, मुंतकिल हो गई। इनमें दिल्ली शहर के आम बाशिंदों के अलावा ताजिर, सोफिया किराम और फौजी भी थे। यानी दिल्ली शहर के आम बाशिंदों के अलावा जो है ताजिर, सोफिया किराम और फौजी भी शामिल थे। अपने जरूरी साजो सामान के अलावा शिमाल में बोली जाने वाली खड़ी बोली और दूसरी बोलियां भी उनके साथ थी। अब ये लोग जो मुंतकिल हुए, एक जगह से दूसरे जगह जो गए, तो उनके साथ जो सामान है, साजो सामान थे, उनके अलावा जो है शिमाल में बोली जाने वाली जो उनकी खड़ी बोली और दूसरी बोलियां थी उनके साथ थी। यानी वो तो वही भाषा बोलेंगे जो भाषा शुरू से बोलते हुए आए हैं। तो वो जब एक जगह से दूसरे जगह मुंतकिल होंगे, जाएंगे, तो वो अपनी भाषा को ही लेकर के जाएंगे। उर्दू उनसे फायदा उठा रही थी। उर्दू जो है क्या कर रही थी, खड़ी बोली और दूसरी बोली बोलने वाले लोगों से क्या कर रही थी, फायदा उठा रही थी। एक वर्ष बाद ही मोहम्मद तुगलक फिर दिल्ली लौट आया। मोहम्मद तुगलक जो है 1337 में गए थे, उसके बाद फिर एक वर्ष के बाद वो जो है दिल्ली लौट आए। बहुत से लोग उसके साथ क्या है, वापस आ गए थे। क्या है, फिर उसके साथ बहुत से लोग वापस आ गए और बहुत से वहीं आबाद हो गए। इलावा उसके जो सूफिया, ताजिर और फौजी दक्कन की तरफ सफर करते थे, उनके लिए सबसे बेखतर रास्ता गुजरात से होकर जाता था। अब गुजरात जो है बेखतर रास्ता था, जिससे जो है दक्कन के फौजी और ताजिर लोग के रास्ते से गुजरते थे, तो बेखतर रास्ता गुजरात से होकर जाता था। ये लोग जहां जहां पहुंचे उनके साथ उर्दू भी थी। अब लोग जहां जहां भी जाएंगे तो अपनी भाषा के साथ ही जाएंगे ना, तो उनके साथ क्या है, उर्दू भी थी, जैसे जिसे जबान दहलवी भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, जबान दहलवी भी कहा जाता है। गुजरात पहुंचकर उर्दू का रिश्ता वहां के मकामी बोली के साथ कायम हुआ। अब जो है गुजरात जैसे लोग पहुंचे धीरे धीरे, तो वहां के लोग मकामी लोगों के साथ मेलजोल हुआ, वहां के मकामी लोगों के साथ मिलने लगे, तो उर्दू का रिश्ता वहां मकामी लोगों के साथ बोली के साथ कायम हुआ और वो गुजरी कहलाई। गुजरी किस तरह से कहलाई कि दिल्ली के लोग जो है वहां गए, गुजरात गए, धीरे धीरे ताजीर करते हुए, तिजारत करते हुए अपने सामानों को लेकर के उधर से रास्ते से गुजरते थे, तो पहुंचकर उर्दू का जो रिश्ता है उनके मकामी लोगों के साथ कायम हुआ और जो उर्दू क्या कहलाने लगी, वहां पर गुजरी उर्दू कहलाने लगी। जहां शिमाल में बर्ज, ओदी, हरियाणी और पंजाबी बोलियों के साथ उसके लिसानी रिश्ते मजबूत हुए। क्या, शिमाल में जो है बर्ज, ओदी, हरियाणी और पंजाबी बोलियों के साथ उसके लिसानी रिश्ते मजबूत हुए, वहीं वह जुनूब की दूसरी मकामी बोलियों के साथ घुल मिल गई। अब जुनूब के जो है दूसरी मकामी के साथ जो है बोलियों के साथ घुल मिल गई। इस अमर की भी अहमियत है कि जो सूफिया किराम या बादशाह या फौजी दूसरे मुल्कों से हिंदुस्तान आए, वो यहीं होकर रह गए। अब उर्दू जो है किस तरह से, इस अमर की भी बहुत अहमियत है। जो सूफिया किराम या बादशाह या फौजी जो थे दूसरे मुल्क से हिंदुस्तान आए और यहीं होकर के वो रह गए, यहीं के हो गए, यानी यहीं वो बसोबास कर लिए। उनके रहन सहन के तरीकों, उनकी रस्म-ओ-रवामात और ख्यालात ने यहाँ की जिंदगी पर गहरा असर डाला। अब वहाँ के लोग यहाँ पर रहेंगे तो उनके जो रहने का तरीका है, रहन सहन का, उनके चलने का, उनके जो ख्यालात है, वो सभी जो है क्या है, यहाँ के लोगों पर गहरा असर डाला और यहाँ की तहजीबी जिंदगी उनके जहन और फिक्र पर असर अंदाज हुई। अब यहाँ की जो तहजीबी जिंदगी है उनके जहन और फिक्र पर क्या है, असर अंदाज हुई। जब वहाँ के लोग, जैसे आपके
सूफिया किराम थे, बादशाह थे, फौजी लोग थे, वो हिंदुस्तान आए और वो यहीं आकर के रह गए, बस गए। तो उनके रहने सहने के जो तरीके हैं, उनके जो ख्यालात थे, उनके समझने समझाने के जो ख्यालात थे, वो सारे क्या है, यहाँ के लोगों, मकामी लोगों पर क्या है, गहरा असर डाला और तहजीबी जिंदगी उनके जहन और फिक्र पर असर अंदाज हुई। इस तरह अपनी मुल्की या मादरी जबान से रफ्ता रफ्ता उनके रिश्ते कमजोर पड़ने लगे, यानी मादरी जबान से जो है उनका रिश्ता क्या है, कमजोर पड़ने लगे। यहाँ की मुख्तलिफ बोलियों से मिलकर जो जबान बन रही थी, उसको ना सिर्फ उन्होंने अपना लिया, बल्कि जुनूब में कली कुतुब शाह ने इस जबान में शायरी की और शिमाल भाषा में शाह आलम सानी बरिज भाषा में दोहे कहे। बरिज भाषा में कौन दोहे कहे थे? कौन? शाह आलम ने, जो शाह आलम सानी ने जो है बरिज भाषा में दोहे कहे थे। और कली कुतुब शाह ने जो है क्या किए थे, इस जबान में शायरी की। क्या? इस जबान में शायरी की, उर्दू जबान में शायरी की थी। ये वह जबान थी जिसका रस्म खत अरबी व फारसी थी। किस जबान का रस्म खत अरबी और फारसी थी? तो उर्दू जबान का जो है अरबी व फारसी रस्म खत थी। क्या खत था? क्या था? रस्म खत किसका था? अरबी व फारसी। तो उर्दू जबान का रस्म खत अरबी व फारसी था, लेकिन वो खुद हिंदुस्तानी थी, इसलिए उर्दू जबान को कभी हिंदुस्तानी भी कहा गया है। अब उर्दू जबान जो है खुद हिंदुस्तानी थी, इसलिए इसको जो है उर्दू जबान को हिंदुस्तानी भी कहा गया है। हिंदी, हिंदवी, हिंदी जो है हिंदवी और जबान दहलवी के नाम से भी याद किया गया है। अब उर्दू को जो है हिंदी नाम से भी, हिंदवी और जबान दहलवी के नाम से भी याद किया जाता है, लेकिन अब उसे उर्दू ही कहते हैं। अब क्या कहते हैं? उसे उर्दू ही कहते हैं। उर्दू जबान के तरवीज व इशाअत में उर्दू की सकाफती और समाजी इदारों ने अहम किरदार अदा किया है। अब उर्दू जबान की तरवीज व इशाअत में जो है उर्दू की सकाफती और समाजी इदारों ने अहम किरदार किया है। इन इदारों में दास्तान गोई, मरसिया ख्वानी, मुशायरा कव्वाली, चार बैत, मुजरे और गजल गायकी अहम है। इन इदारों ने उर्दू अदब की हिकायती रवायत को भी परवान चढ़ाया है। उर्दू मुख्तलिफ कौमों के बाहम इख्तलात से पैदा हुई। उर्दू जो है मुख्तलिफ कौमों के बाहम इख्तलात से क्या हुई है? पैदा हुई। उर्दू क्या है? मुख्तलिफ कौमों के बाहम इख्तलात से पैदा हुई है। मकामी और बाहर से आने वाली कौमों के दरमियान राब्ते की जरूरत के लिए एक ऐसी मिली जुली जबान की जरूरत थी जो उनके दरमियान तरसील का जरिया बन सके। अब मकामी और बाहर से आने वाली जो कौमों के दरमियान जो है राब्ते की जरूरत के लिए एक ऐसी मिली जुली जबान की जरूरत थी जो उन दोनों के बीच, मकामी और बाहरी लोगों के बीच जो है दरमियान जो है तरसील जराए का क्या है, एक रास्ता बन सके। इसलिए मकामी जबानों और अरबी, फारसी, तुर्की, पश्तो वगैरह जबानों के मिलाप से उर्दू की नशो नुमा हुई। किससे? जो है मकामी जबानों से लेकर के अरबी, फारसी, तुर्की, पश्तो वगैरह जबानों के मिलाप से क्या है, उर्दू की नशो नुमा हुई। खानकाहों, दरबारों और बाजारों में उर्दू का इर्तिका हुआ और परवान चढ़ी। किसमें? खानकाहों, दरबारों और बाजारों में उर्दू का इर्तिका हुआ और परवान चढ़ी। उर्दू वालों की मुख्तलिफ मुल्कों में नकल मकानी। क्या? उर्दू वालों की जो है मुख्तलिफ मुल्कों में नकल मकानी ने उसे हिंदुस्तान कसीर हैसियत दिलाई। उसे जो है हिंदुस्तान गैर हैसियत दिलाई। यही वजह है कि वो किसी सूबे की जबान ना होकर पूरे मुल्क की जबान है। अब उर्दू जो है किसी एक के लिए जबान नहीं है, बल्कि ये पूरे मुल्क की जबान है। उर्दू को बड़े सगीर हिंदो पाक के बिलखुसूस सारे ममालिक में राब्ते की जबान भी कहा जाता है। अब उर्दू जबान को जो है क्या कहते हैं हम? बड़े सगीर हिंदो पाक के बिलखुसूस सारे मुल्क में राब्ते की जबान भी कहते हैं। राब्ते की जबान किसे कहते हैं? उर्दू जबान को जो है हम लोग राब्ते की जबान कहते हैं। हिंदो पाक जो है इसके लिए बहुत ही अहम है, इस जबान के रिश्ते के लिए। उर्दू हिंदुस्तान में बिहार, यूपी, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के अलावा बंगाल और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इजला की दूसरी सरकारी जबान भी है। अब उर्दू हिंदुस्तान में जो है बिहार, यूपी, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के अलावा बंगाल और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इजला की दूसरी सरकारी जबान भी है।
पाकिस्तान में ये पहली सरकारी जबान है। पाकिस्तान में क्या है, उर्दू जो है पहली सरकारी जबान है। और कश्मीर में भी इसे यही मकाम हासिल है, कश्मीर को जो है यही मकाम हासिल है, यानी उर्दू कश्मीर में जो है उर्दू जो है सरकारी जबान है। बरतानिया और खिलची ममालिक में भी उर्दू बोलने वालों के काबिल जिक्र तादाद मौजूद है। कहा, बरतानिया और खिलजी ममालिक में भी जो है उर्दू बोलने वालों की काबिल जिक्र तादाद मौजूद है। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोगों ने उर्दू जबान के आदाब, उर्दू जबान के इर्तिका के बारे में बात किए और समझे। जब तक हम लोग किसी भी बात को थ्योरी यानी डिटेल्स में नहीं पढ़ते हैं तो हमें उसके बारे में समझ में नहीं आएगा। जब हम उर्दू पढ़ेंगे तो उर्दू जबान के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, उर्दू जबान किस तरह से पैदा हुई, उर्दू जबान किस तरह से हिंदुस्तान में आई, किस किस तरह से इसको हिंदुई कहते हैं, इन सब चीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए, जो हम सबके लिए अहम है। उर्दू क्लास करवाएंगे, उर्दू पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अहम है। टीचर के लिए, खास तौर से उर्दू टीचर के लिए, उनको इन सब चीज की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, हम आने वाले समय में जैसे कल संडे से लगातार हम लोग फ्राइडे को छोड़कर के संडे से लगातार हम लोग जो है क्लासेस करेंगे, जिसमें से आपको सुबह 7 AM को जो है उर्दू कवायद को लेकर के क्लासेस होंगी और शाम यानी 7 PM को जो है उर्दू अदब को लेकर के क्लासेस होंगी। और धीरे धीरे हम लोग क्लासेस को और भी करेंगे। तो आप सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, आप सभी साथियों से इल्तजा है कि आप जरूर अपने साथियों के दरमियान केएनई एकेडमी चैनल को शेयर कीजिए, जिससे वो भी साथी हमारे यहाँ से जुड़ सके और राब्ता कायम कर सके। फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का यहाँ तक बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।